अध्याय 435 विशेष सौदा। प्रोफेसर अरूप गुप्ता रोहित के साथ क्या करना चाहते हैं। इस समय छत पर मौजूद विशेष बल के टीम लीडर ली जुन का पूरा ध्यान सामने मैदान में बने शामियाने के नीचे रोहित और अरूप गुप्ता की बातचीत पर था। तभी एक परिचित आकृति हौंकते हुए ऊपर आए और सवाल किया। बोलने वाला अरविंद था। हालांकि उसे एक कामकाजी चूक के कारण पदमुक्त कर दिया गया था और वह अब मुख्यालय में काम नहीं करता था, लेकिन उसके समृद्ध अनुभव के कारण उसे प्रशिक्षण आधार ट्रेनिंग बेस पर तैनात किया गया था। फिलहाल उसका मुख्य कार्य प्रभारी व्यक्तियों की अगवानी करना था। वह लगभग मुख्य विभाग से दूर हो चुका था। पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लीजुन ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम्हें इतनी ऊंचाई पर चढ़ते समय दुर्घटनावश गिरकर मरने का डर नहीं लगता? अगर मैं दुर्घटनावश गिरकर मर गया तो ये रोजमर्रा की चिंताओं से राहत होगी, अरविंद ने कहा। ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में मुख्यालय में काफ़ी अशांति रही है और यह सब टीम लीडर की योजना से संबंधित है। मैंने इस योजना को लागू करने का विरोध एक कारण से किया था। मुट्ठी भर लोगों पर उम्मीदें टिकाना बहुत जोखिम भरा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा इसके परिणामस्वरूप कुशल कर्मियों की भारी कमी हो सकती है। यदि रोहित को टीम लीडर के रूप में नहीं चुना गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वह इस्तीफा दे देगा? हमें केवल आदेशों का पालन करना चाहिए, न कि इतना सोचना चाहिए, ली जुन ने कहा। अरविंद हंसा। यदि इस क्लास की अलौकिक घटनाओं को संभालने में सक्षम प्रतिभाओं को भी नहीं रोका जा सकता तो ये टीम लीडर की योजना में महत्वपूर्ण खामियों को दर्शाता है। लेकिन टीम लीडर की योजना को बदलने का कोई बेहतर तरीका भी तो नहीं है न? अलौकिक घटनाएं बढ़ रही हैं और जटिल होती जा रही हैं। पहले एक अकेला अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट कंट्रोलर किसी घटना को संभाल सकता था, लेकिन अब हमें अक्सर बैकअप की आवश्यकता होती है। घोस्ट कंट्रोलर्स की लगातार मृत्यु और नए लोगों की कमी, यह एक बड़ी आपदा की दस्तक है। ली जुन ने अरविंद की ओर मुड़कर देखा। इसलिए हमें स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद हम हर जगह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें कुछ क्षेत्रों के भीतर सुरक्षा सुरक्षित करनी चाहिए। टीम लीडर की योजना में कुछ भी गलत नहीं है। अरविंद हंसा। उसमें कुछ गलत है या नहीं, ये कहना अब हमारे बस में नहीं है। परिणामों का इंतजार करते हैं। अगर यह कदम गलत साबित हुआ तो हम सब पापी होंगे। इस समय शामियाने के नीचे रोहित अरूप गुप्ता को घूर रहा था। उसे एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण की उम्मीद थी। अरूप गुप्ता ने आकाश की ओर देखा। इंसान वास्तव में काफी सरल हैं, जटिल नहीं। शारीरिक कार्यों को बनाए रखने की वृत्ति, साथ ही अपने विचार और थोड़ी समझ से परे भावनाएं। और भूत भी जटिल नहीं हैं। उनके अलौकिक आतंक को हटा दें तो वे हमसे बहुत अलग नहीं हैं। यदि कोई वास्तविक अंतर है तो शायद यह है कि उनमें भावनाओं और आत्मजागरूक विचारों की कमी है। वे इस दुनिया में एक सरल लेकिन डरावने तरीके से मौजूद हैं। घोस्ट कॉफिन भूतिया ताबूत का उपयोग करके भूत रूपांतरण विफल होने का कारण यह है कि जो लोग सफल हुए वे अपनी भावनाएं खो बैठे। भावनाओं के बिना हिंसक भूत की प्रकृति धीरे धीरे हावी हो गई और चेतना को निगल गई। तुम्हें क्या लगता है अंत में क्या बचता है? इतना कहकर उसने अपनी नज़र हटाई और रोहित की ओर देखा। एक भूत, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। वह खुद इसी स्थिति का सामना कर रहा था। सिरविहीन भूतिया साय की प्रवृत्तियां उसके विचारों को प्रभावित कर रही थीं। एक बार जब वे उसकी चेतना को निगल लेतीं तो भले ही रोहित पुनर्जीवित हिंसक भूत न होता, फिर भी वह किसी भूत से अलग नहीं होता। तब तक वह इंसान नहीं रहता। बिल्कुल। प्रयोग सफल होने के बाद मैंने योजना के अनुसार किसी को भूत में रूपांतरित नहीं किया, बल्कि केवल एक शुद्ध भूत को पाला, एक नए प्रकार का भूत जिसमें कुछ मानवीय विशेषताएं थीं, लेकिन वह अधिक भयानक और विचित्र था। वह ताबूत लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, वह भूतों के लिए था। वह भूतों को पालने का ताबूत है। अरूप गुप्ता के चेहरे पर निराशा थी, जैसे प्रयोग की विफलता ने उसे गहरा सदमा दिया हो। रोहित ने उसके शब्दों में उस प्रयोग की भयावहता को महसूस किया। लगता है मैं गलत व्यक्ति के पास आ गया हूँ। आपकी प्रयोग की विफलता ने मुझे एहसास करा दिया कि यह रास्ता बंद है। कुछ क्षण बाद रोहित खड़ा हो गया और जाने का फैसला किया। चूंकि अरूप गुप्ता का प्रयोग केवल भूत पैदा कर सकता था और रोहित की समस्याओं को हल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बातचीत जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं दिखी। आखिरकार उन दोनों के बीच संबंध दोस्ताना नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि अरूप गुप्ता का अपना कोई एजेंडा है। हालांकि प्रयोग विफल रहा, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, अचानक अरूप गुप्ता फिर से बोला। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? रोहित ने उसे घूरते हुए पूछा। अरूप गुप्ता ने अपनी हथेली की ओर देखा। पिछली बार तुमने मुझे जो आत्महत्या का वीडियो दिया था उसने मुझे एक बड़ी प्रेरणा दी। ये हिंसक भूतों को नियंत्रित करने का एक नया तरीका है, काफ़ी चरम लेकिन बहुत प्रभावी। बाद में मैंने तुम्हारी आत्महत्या के उद्देश्य का विश्लेषण करने की कोशिश की और निष्कर्ष निकाला कि वह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक आवश्यक अनुष्ठान था।
इस अनुष्ठान का उद्देश्य हिंसक भूतों के बीच सक्रिय रूप से किलिंग रूल मारने का नियम को ट्रिगर करना था, जिससे वे भूत जो आपस में नहीं टकराते तुम्हारे अस्तित्व के कारण आपस में भिड़ गए। इस प्रयास के केवल दो परिणाम होते हैं, या तो तुम मर जाते और अनुष्ठान विफल हो जाता, या तुम जीवित रहते और दो परस्पर विरोधी भूत एक जमे हुए प्रोग्राम की तरह क्रैश हो जाते और नींद की स्थिति में चले जाते। ऐसी स्थिति में यदि घोस्ट मास्टर अभी भी जीवित है तो वह भयानक होगा, क्योंकि भूतों के सोने के कारण उसे उनके पुनरुत्थान की चिंता नहीं करनी पड़ती और वह उनकी शक्तियों का बिना किसी रोक टोक के उपयोग कर सकता है। बाद में मैंने तुम पर करीब से नज़र रखी और पुष्टि की कि मेरा अनुमान सही था। अरूप गुप्ता ने उसे देखते हुए कहा, तुम हाल ही में बिना किसी जागृति के संकेत के भूतों की शक्तियों का बार बार उपयोग कर रहे हो। यह एक ऐसी विलासिता है जो दो भूतों को नियंत्रित करने वाले के पास नहीं होती। तुमने अपनी यात्राओं के दौरान भी इतनी बेतहाशा शक्तियों का उपयोग किया है। तो या तो तुम्हारे अंदर का एक भूत सो गया है जैसा कि मैंने सोचा था, या तुम खुद पागल हो गए हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी समझदार हो, इसलिए निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। रोहित का चेहरा शांत रहा, वह विचलित था। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है न? क्योंकि तुमने वह वीडियो मुझे देखने के लिए छोड़ा था। जब तुमने आत्महत्या की थी तो तुम निश्चित नहीं थे कि तुम सफल होगे या नहीं, लेकिन भूतों को नियंत्रित करने का तरीका अध्ययन के लायक था। इसलिए वह वीडियो विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया गया था। इसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने बहुत कुछ कह दिया। तुम चाहते क्या हो? रोहित ने कहा, इधर उधर की बातें करना तुम्हारे जैसा नहीं है। अरूप गुप्ता ने कहा, तो फिर एक सौदा करते हैं। मुझे सौदेबाजी के लिए वह एक चाहिए। बदले में मैं तुम्हारी वर्तमान समस्या को हल करने के लिए तुरंत एक नई योजना तैयार करूंगा, और साथ ही मैं तुम्हें ये दूंगा। उसने अपने नीचे रखे स्टूल के पीछे से एक पिच ब्लैक गहरी काली हीरे के आकार की नुकीली वस्तु निकाली। ये कुछ हद तक एक बड़ी कील जैसी लग रही थी, लेकिन रोहित को यह अजीब तरह से परिचित लगी। वह जंग लगी ताबूत की कील। यह क्या है? रोहित ने पूछा। अरूप गुप्ता ने कहा, तुमने इसे पहले देखा है। वह भूत जिसे घोस्ट कॉफिन के अंदर पाला जा रहा था, भले ही वह प्रयोग विफल रहा, लेकिन फिर भी कुछ हासिल हुआ। मैंने इसे क्रैश करने के लिए तुम्हारे ही तरीके का इस्तेमाल किया, और ली जुन की मदद से मैंने इसे तुम्हारे लिए एक परिचित आकार में ढाला जो आसानी से डर पैदा नहीं करता। क्या ये ताबूत की कील जैसा नहीं दिखता? क्या? रोहित उस क्षण चौंक गया। भूत को अरूप गुप्ता ने इस कील में बदल दिया था। घबराओ मत, ये बहुत स्थिर है, कम से कम अभी के लिए। तुम इसकी विशेषता जानते हो, ये भूत बिना किसी दिमाग के 3 अन्य भूतों की शक्तियां छीन सकता है। यदि हम कुछ दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज करें तो इसका मूल्य एक असली ताबूत की कील के बराबर है। रोहित की भावनाओं में उथल पुथल मच गई। उसका दिमाग जानकारी के विस्फोट से भर गया, क्योंकि अरूप गुप्ता की उपस्थिति के कारण कुछ विचित्र पहेलियां सुलझ गई थीं। यदि घोस्ट कॉफिन का भूत क्रैश होने के बाद इस कील में बदल गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस कील ने पहले हंग्री घोस्ट को रोका था, वह भी कभी एक भूत थी, एक अज्ञात स्तर का भूत जो क्रैश हो गया था? इस प्रकार ये कहावत कि केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं हमेशा से सच रही है। फिर भी एक और भी बड़ा रहस्य सामने आया। यदि ताबूत की कील एक भूत थी तो उसे किसने बनाया? क्या अन्य अलौकिक वस्तुओं की प्रकृति भी भूत हो सकती है? अगर एक क्रैश हुए भूत को ऐसी विशेष वस्तुओं में बदला जा सकता था, तो तालिस्मान पेपर, घोस्ट कैबिनेट और अन्य वस्तुओं के बारे में क्या, जिनमें लगभग बुद्धि जैसा अलौकिक गुण प्रतीत होता था? अध्याय 436। प्रोफेसर बाय। शामियाने के नीचे अरूप गुप्ता निश्चल बैठा था और उसके सामने मेज पर काले रंग की हीरे के आकार की वहारी कील रखी थी। जहां तक रोहित का सवाल था, वह जा चुका था। उसने मना कर दिया। ली जुन अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ। अरूप गुप्ता ने कहा, वह मान जाएगा, उसे बस थोड़ा समय चाहिए। इसके अलावा मुझे उन लोगों के साथ सौदा करना पसंद है जो मुझे मना करते हैं, क्योंकि मना करते समय वे उस कीमत को समझते हैं जो उन्हें चुकानी होगी, और उन परिणामों को भी जो इसके बाद आएंगे। जो लोग अपने बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक होते हैं, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक भरोसेमंद होते हैं जो थोड़े से लाभ को देखकर आवेगी रूप से दौड़ पड़ते हैं। हमें अब बस इंतजार करना है। मैंने उसे एक सूक्ष्म संकेत दे दिया है। वह शायद अब उस चीज़ चमड़े के कागज़ का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने आखिरी तुरुप के पत्ते के बिना उसका एकमात्र विकल्प मेरे साथ व्यापार करना है, और मेरे पास दांव लगाने के लिए पर्याप्त बड़ी चीज़ें हैं। चलो चलें, अभी निपटने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रोहित को अभी के लिए छोड़ दो, उसे पहले 7 दिनों का प्रशिक्षण पूरा करने दो, अरूप गुप्ता ने खड़े होते हुए कहा। इस समय रोहित प्रशिक्षण आधार की ओर जाने वाली सड़क पर अकेला चल रहा था। उसके विचार जटिल थे। चूंकि अरूप गुप्ता अब मानव त्वचा के चर्मपत्र के अस्तित्व के बारे में जान गया था, भले ही उसने उसे कभी देखा न हो, यह उस आदमी को अनुमान लगाने से नहीं रोक सका, खासकर तब जब रोहित की पिछली आत्महत्या की कोशिश ने उसे काफ़ी जानकारी दे दी थी।
वह मानव त्वचा का चर्मपत्र चाहता है क्योंकि घोस्ट कॉफिन पर उसका शोध विफल रहा। उसे हिंसक भूतों को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका खोजना होगा और मेरे सफल मामले ने उसे पर्याप्त आत्मविश्वास दिया है। उसे विश्वास है कि मेरा तरीका सही है। रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी। तो क्या उसे उसके साथ सौदा करना चाहिए? रोहित चर्मपत्र की विशेष प्रकृति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और हाल ही में सुनीता को वापस जीवन में लाने के समाधान में एक भयानक जाल उभरने लगा था। यदि उसने गलती से यह नहीं खोजा होता कि सुनीता की पहचान एक भूत की है, तो रोने वाला चेहरा और हंसने वाला चेहरा पहले ही उस भूत पर स्विच हो गए होते, जिसने फिर उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया होता और अंतिम परिणाम पूर्ण विनाश होता। अभी भी इसके बारे में सोचकर रोहित को डर महसूस होता था। इसलिए अरूप गुप्ता कुछ बातों के बारे में गलत नहीं था। चर्मपत्र के समाधान अब भरोसेमंद नहीं रहे। हालांकि समाधान सही होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा जाल छिपा होता है जिसे आप पकड़ नहीं सकते। रोहित ये जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सका कि वह अगली बार भी उतना ही भाग्यशाली होगा कि चर्मपत्र के जाल को देख सके और जीवित रह सके। मैं इस पर दांव नहीं लगा सकता। हमेशा सब कुछ दांव पर लगाने से देर सवेर मैं सब कुछ खो दूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उसने लाचारी से सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। वास्तव में रोहित के पास एक और वैकल्पिक समाधान था। चर्मपत्र के अलावा उसके पास वह अजीब घोस्ट कैबिनेट भूतिया अलमारी भी थी। यदि वह उसकी मदद मांगता तो वह अपनी समस्या हल कर सकता था। केवल इतना था कि उसकी एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन लेन देन में कोई जाल नहीं होता। ये सिर्फ इस पर निर्भर करता था कि क्या आप घोस्ट कैबिनेट की मांगों को पूरा कर सकते हैं। चाहे वह चर्मपत्र हो या घोस्ट कैबिनेट, दोनों में से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। जरा सी लापरवाही मेरी मौत का कारण बन सकती है। भूतों के साथ सौदा करना इतना आसान नहीं है। रोहित ने गहरी आह भरी। उसकी आवाज़ लाचारी से भरी थी। ये लाचारी उस प्रकाश की तरह थी जिसे अंधेरे ने निगल लिया हो, जहां जीवित रहने की कोई आशा या रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भूतों को नियंत्रित करने वाला हर साधक रोहित की तरह ही अंधेरे के इस क्षेत्र में हाथ पांव मार रहा था, जहां एक गलत कदम अपूरणीय आपदा का कारण बन सकता था। नौजवान, हर समय आहें मत भरो, अधिक सकारात्मक बनो। इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसी समय अरविंद की आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे से लंबे डग भरता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रोहित थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम्हें गोली नहीं मार दी गई थी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरविंद की मुस्कान तुरंत ठिठक गई। यह आदमी बोलता कैसे है? मुझे तुम्हें निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया था और अब मैं प्रशिक्षण आधार पर काम करता हूँ। तुम लोगों की अगवानी करने के लिए जिम्मेदार हूँ, अरविंद ने कहा। तो तुम मुख्यालय में संचार विभाग के कप्तान से सीधे एक वेटर बन गए। काफ़ी दयनीय स्थिति है न? क्या चाय पिलाने और भाग दौड़ करने की आदत हो गई है? तनख्वाह कैसी है? क्या पेट्रोल के लिए काफ़ी है? रोहित ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरविंद चिढ़ा नहीं और बस हंसा। बुरा नहीं है, काम चल जाता है, काफ़ी फुर्सत है, और जब कुछ नहीं होता तो मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। अखबार पढ़ने का मतलब अभी भी यही है कि करने के लिए कुछ काम होगा ही, रोहित ने कहा। भले ही तुम अभी भी वैसे ही हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। खैर, क्या तुमने पूनम को देखा? अरविंद ने पूछा। रोहित ने कहा, वह नाटी लड़की जिसे लोलिता की तरह तैयार होना पसंद है। अरविंद मुस्कुराया। तुम कोशिश कर सकते हो, कम से कम एक दोस्त तो बना ही सकते हो। वह तुम्हारी काफ़ी परवाह करती है। बहुत से लोग मेरी परवाह करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं, रोहित ने कहा। वे सभी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मैं मर गया हूं या नहीं। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम युवाओं के मामले मुझ जैसे अर्ध सेवानिवृत्त व्यक्ति के बस के नहीं हैं। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। प्रशिक्षण का पहला दिन वहाँ है। तुम्हें वास्तव में पहले पाठ को ध्यान से सुनना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। कम से कम भूतों के प्रति तुम्हारे कुछ डर को दूर करने में मदद करेगा। अरविंद ने दाईं ओर इशारा करते हुए रास्ता दिखाया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ गणित, भाषा और अंग्रेजी जैसे विषय तो नहीं होंगे? रोहित ने पूछा। नहीं, बस इसे एक कहानी सुनने जैसा समझो। ये बहुत सुकून देने वाला है, अरविंद ने कहा। जल्द ही अरविंद रोहित को प्रशिक्षण आधार के एक कमरे में ले आया। कमरा विशाल था। वहां करीब 1 दर्जन नए लोग बैठे थे। कुछ परिचित लोग मौजूद थे, जैसे अनिल, पुनीत जिसे उसने पहले पिंगॉन होटल में देखा था, और कुछ अजनबी जिनसे वह कभी नहीं मिला था। बिना किसी संदेह के ये सभी लोग घोस्ट हैंडलर, भूतों को नियंत्रित करने वाले थे। कमरे के दूसरे छोर पर एक मंच था जहां सफ़ेद कनपटी, छोटे बालों और गंभीर भावों वाला एक परिपक्व व्यक्ति, जो जोश से भरा दिख रहा था, लगन से व्याख्यान दे रहा था। ब्लैक बोर्ड भूत, इतिहास, उत्पत्ति, अनुमान जैसे कुछ प्रमुख शब्दों से भरा था। रोहित, तुम लेट हो, यहाँ बैठो, जल्दी करो और प्रोफेसर बाई का लेक्चर सुनो। यह एक बेहतरीन थ्योरी क्लास है, अनिल ने उसे इशारा किया। मुझे वापस अखबार पढ़ने जाना चाहिए।
अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि कोई परेशानी खड़ी न हो। अरविंद ने एक लंबी और गंभीर चेतावनी दी। उसे डर था कि भीड़ में अनियंत्रित रोहित कहीं कोई हंगामा न खड़ा कर दे। रोहित ने उसे नज़रअंदाज किया और कक्षा में चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नंबर 7 मिडिल स्कूल छोड़ने के बाद वह फिर कभी क्लास अटेंड करेगा। मंच पर प्रोफेसर बाई ने रोहित पर एक नज़र डाली, जो अभी अंदर आया था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कहा। अतीत के विपरीत कोई भी व्याख्याता इन छात्रों की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति असाधारण था। ये प्रोफेसर बाई कौन हैं? बैठने के बाद रोहित ने धीमी आवाज में पूछा। अनिल ने कहा, जब उन्होंने पहले अपना परिचय दिया था तो उन्होंने अपना नाम बाई जुवेंट बताया था। वह कॉलेज के समय से ही विभिन्न देशों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से देवी देवताओं और आत्माओं के बारे में लोककथाओं पर उनका विशेष ध्यान है। वह एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर और महान साहित्यिक व्यक्ति हैं। क्या तुमने कभी स्ट्रेंज टेल्स फ्रॉम ए चाइनीज स्टूडियो पढ़ी है? मैंने उसका थोड़ा हिस्सा देखा है, रोहित ने लापरवाही से कहा। अनिल ने उसे अजीब तरह से देखा और जारी रखा, न केवल प्राचीन ग्रंथ, बल्कि उन्होंने दूसरे देशों की किताबों का भी अनुवाद किया है। कहा जाता है कि वह कम से कम 5 भाषाएं जानते हैं और एक राष्ट्रीय धरोहर हैं। यदि मुख्यालय नहीं होता तो हम जैसे अनपढ़ लोगों को इतने प्रमुख प्रोफेसर का व्याख्यान सुनने का मौका कैसे मिलता? जाहिर है, वह प्रोफेसर बाई का बहुत सम्मान करता था। प्रोफेसर बाई ने पहले उल्लेख किया था कि भूतों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानव सभ्यता की उत्पत्ति तक खोजे जा सकते हैं, और प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों में आत्माओं और देवताओं की पूजा करने की परंपरा रही है। अनिल ने रोहित को पिछली क्लास की बातों से अवगत कराया। वह वर्तमान अलौकिक घटनाओं को समझाने के लिए भूतिया कहानियों का सहारा लेना चाहते हैं। रोहित ने पूछा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी। कवा अब सच छिपाने का बुरा तरीका नहीं है। इतिहास से शुरू करना, दुनिया भर की लोककथाओं के साथ जोड़ना और एक भयानक और अजीब घटना को ऐसी चीज में बदल देना जो कथित तौर पर इतिहास में पहले ही हो चुकी है। उस तरह से ये वास्तव में लोगों के डर को कम कर सकता है और सार्वजनिक मनोदशा को स्थिर करने में मदद कर सकता है। अध्याय 437, पहला पाठ। रोहित ने अनिल की बातों को सुना और प्रोफेसर बाई के व्याख्यान के कुछ अंशों को जोड़कर मुख्यालय के इरादों को मोटे तौर पर समझ लिया। अलौकिक घटनाओं का उदय अपने आप में असामान्य था, लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं जारी रहीं और अधिक से अधिक लोग भूतों के अस्तित्व के प्रति जागरूक हुए, पूरे देश और यहाँ तक कि वैश्विक समुदाय के लिए एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी ताकि उनके डर को कम किया जा सके। यदि डर पर पूरी तरह से विजय पाना संभव न हो, तो कम से कम उसे कम तो किया ही जा सकता था। इसलिए तर्कों के एक ऐसे समूह की आवश्यकता थी जिस पर हर कोई विश्वास कर सके और जिसमें कोई खामी न हो। केवल इसी तरह से अलौकिक घटनाओं के आतंक और विचित्रता को ढका जा सकता था, ताकि बुनियादी वैश्विक व्यवस्था ध्वस्त न हो। लेकिन झूठ का एक ऐसा ताना बाना बुनना जिस पर हर कोई विश्वास कर ले, निस्संदेह एक चुनौती थी। इसका समाधान केवल अतीत में ही खोजा जा सकता था, क्योंकि सभी लोग इतिहास पर विश्वास करते हैं। प्रोफेसर बाई जैसे शीर्ष विद्वानों का लक्ष्य इसी इतिहास के अंशों को निकालना और फिर उन्हें जोड़कर एक बिल्कुल नया आख्यान बनाना था। बेशक, उन्हें इन कहानियों के किसी भी सुराग को यथासंभव नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत थी। शायद यह आख्यान सूक्ष्म जांच और गहन विचार के सामने न टिक पाए, लेकिन जब तक प्रचार पर्याप्त होगा, विशाल बहुमत इस पर विश्वास करने लगेगा। रोहित ने उत्तरों की तलाश में अतीत की ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा, क्योंकि उत्तर केवल भविष्य में ही मौजूद थे। जैसे जैसे दुष्ट भूतों का पुनरुत्थान जारी रहेगा, सच्चाई एक एक करके सामने आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज उसने ताबूत की कील के बारे में सच्चाई सीखी थी। देर सवेर वह भूतों के बारे में भी सच्चाई समझ जाएगा। फिर भी प्रोफेसर बाई के इस अपरंपरागत प्रवचन में उसकी काफ़ी दिलचस्पी थी। प्रोफेसर बाई ने मंच से व्याख्यान देना जारी रखा। वैश्विक इतिहास को देखें तो भूत शब्द लगभग हमेशा मानव विकास के इतिहास के साथ मौजूद रहा है। बस विभिन्न देशों के साहित्य और ऐतिहासिक अभिलेखों में नाम थोड़ा अलग है। इस इकाई को भूत, आत्मा या दुष्ट आत्मा जैसे अन्य नामों से पुकारा जा सकता है। बेशक, नाम महत्वपूर्ण नहीं है ना? और हमारे देश का इतिहास भूतों के बारे में बहुत अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। चाहे कोई भी राजवंश हो, आधिकारिक इतिहास हो, अनौपचारिक इतिहास हो या लोक कथाएं, भूत शब्द का आना अपरिहार्य है। ये दर्शाता है कि इन प्राणियों का एक ऐतिहासिक आधार है और ये निराधार मिथक या मनगढ़ंत रचनाएं नहीं हैं। आप केवल बकवास कर रहे हैं। कहानियों के भूत उस तरह के नहीं होते जिनका हम सामना करते हैं। किताबें कहती हैं कि भूत तांत्रिकों और पीचवुड, आड़ू की लकड़ी की तलवारों से डरते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन चीज़ों से हम मिलते हैं वे उससे डरेंगी? आप किसी तांत्रिक से मुझे लकड़ी की तलवार मार कर तो दिखाए। अगर वह मुझे नहीं मार पाया तो मैं उसे मार डालूंगा और देखेंगे कि पहले कौन मरता है। एक व्यक्ति ने, जिसे लगा कि इस व्याख्यान से उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान हो रहा है, झुंझलाकर खड़े होते हुए कहा।
भयानक अलौकिक घटनाओं को इस तरह की व्याख्याओं में मरोड़ना उनके अपने अस्तित्व को कमतर आंकने जैसा था। क्या वे लकड़ी के टुकड़े से भी कम मूल्यवान थे? आप बैठ सकते हैं। ये केवल मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप धैर्यपूर्वक सुनना जारी रखेंगे। प्रोफेसर बाई ने बिना बुरा माने शांति से उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया। रोहित का चेहरा शांत रहा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत गर्म मिजाज और अस्थिर है। ये व्याख्यान स्पष्ट रूप से अधिकांश लोगों के भूतों के डर को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से भूतों की पहचान को उजागर करके अज्ञात डर को कम डरावना बनाना इसका लक्ष्य था। इस क्लास को मनोवैज्ञानिक राहत के सत्र के रूप में लेना चाहिए था, इस पर उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रोफेसर बाई ने व्याख्यान जारी रखा, मानव इतिहास की उत्पत्ति से शुरू करते हुए विभिन्न राजवंशों की अलौकिक कहानियों को संबोधित किया, जो स्पष्ट रूप से दर्ज थीं और जिन पर शोध किया जा सकता था। उन्हें जानबूझकर सामग्री के रूप में चुना गया था। कुछ लोग संशय में थे, कुछ को नींद आ रही थी, जबकि अन्य बस अपने फोन से खेल रहे थे। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट टैमर्स भूत साधक के वर्तमान पेशे की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा है जो ऐतिहासिक जांच की कसौटी पर खरा उतर सकता है। यह एक ऐसा पेशा है जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है। बस समय के साथ नाम बदल गया, इसलिए हर किसी की समझ भी अलग है, प्रोफेसर बाई ने कहा। चाक का एक टुकड़ा उठाकर प्रोफेसर बाई मुड़े और बोलते हुए बोर्ड पर लिखने लगे, अंतर्राष्ट्रीय भूत साधकों का कर्तव्य एक शहर की अलौकिक घटनाओं का प्रबंधन करना है, शहर के निवासियों को दुष्ट भूतों के नुकसान से बचाना है। ये पद वास्तव में प्राचीन काल में भी दिखाई दिया था, बस तब इसे इंटरनेशनल घोस्ट टैमर्स नहीं कहा जाता था। उस समय उन्हें कहा जाता था नगर देवता। नगर देवता का कर्तव्य दुष्ट भूतों को पकड़ना और लोगों की रक्षा करना है। क्या यह आपकी प्रकृति के बहुत समान नहीं है? प्रोफेसर बाई मुड़े, उनके पीछे ब्लैकबोर्ड पर दो शब्द बहुत स्पष्ट और ध्यान खींचने वाले लिखे थे, नगर देवता। इन शब्दों को देखकर रोहित की भौहें थोड़ी तन गईं। इंटरनेशनल घोस्ट हंटर्स और नगर देवता, दोनों में वास्तव में बहुत कुछ समानता थी, लगभग जैसे कि वे अनिवार्य रूप से एक ही प्रकृति के साथ अलग अलग युगों के उत्पाद हों। आपने नगर देवता का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो भूतों को पकड़ने के लिए तथागत बुद्ध को ही क्यों नहीं बुला लेते? तब हमें इन भूत शिकारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मंदिर में कुछ अगरबत्ती जलाओ और सिर झुकाओ और अलौकिक घटनाएं हल हो जाएंगी। वही व्यक्ति फिर से भड़क उठा। आप हमें ये सब सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? प्रोफेसर बाई गुस्सा नहीं हुए, वह बस मुस्कुराए। हे, क्या तुम थोड़ा चुप रह सकते हो? यहाँ बकवास मत करो। अनिल ने अपना चेहरा सख्त करते हुए उस आदमी को चेतावनी दी। क्या मैंने तुमसे बात की? या ऐसा हो सकता है कि तुम भी इस बकवास से सहमत हो? जब तुम किसी मिशन पर जाते हो तो क्या सुरक्षा के लिए अगरबत्ती जलाते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो? उस आदमी ने ठंडी सांस भरी। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम वास्तव में किसका सामना कर रहे हैं। ये सब लाना मेरे लिए अपमान की बात है। मैं बहुत कठिनाई से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसी डरावनी चीज़ों का सामना करके, और यह भगवान की कृपा से नहीं हुआ। कोई भी तुम्हें ये सब स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम प्रोफेसर बाय और अन्य लोगों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाओ। यह एक प्रशिक्षण आधार है, बाहर का कोई बाजार नहीं। यहाँ लोगों को गालियां मत दो, यहाँ कोई तुम्हारा नखरा नहीं झेलेगा, अनिल ने कड़े स्वर में कहा। ठीक है, चलिए शांत हो जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसे एक कहानी की तरह समझें। बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर बाई ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। वे अभी भी बहुत मिलनसार थे। ये काफ़ी दिलचस्प सिद्धांत है प्रोफेसर बाय, कृपया अपना व्याख्यान जारी रखें। अगर कोई फिर से परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मुझे उस व्यक्ति को बाहर फेंकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रोहित ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसे व्याख्यान सुनने में काफ़ी दिलचस्पी है। मुझसे पंगा लेने वाला इतना घमंडी कौन है? वह आदमी चिल्लाया। रोहित ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। मैं ही वह घमंडी हूँ। अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें पदभार ग्रहण करने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। रोहित को देखते ही वह आदमी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, और हालांकि वह पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। वह आदमी घोस्ट आई रोहित था। एक ऐसा व्यक्ति जिससे पंगा नहीं लिया जा सकता था। अपने स्वाभिमान को दरकिनार करते हुए वह आज्ञाकारी बनकर बैठ गया। इस समूह में एक सहमति थी, किसी का भी विरोध करो, लेकिन रोहित का कभी नहीं, क्योंकि वे उसके स्तर के नहीं थे। जैसे ही रोहित बोला, कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर बाय, कृपया जारी रखें, रोहित ने कहा। प्रोफेसर बाय ने आभार की मुस्कान दी और अपना व्याख्यान आगे बढ़ाया। अध्याय 438, पूर्ण गर्भधारण की भयावहता। रोहित निश्चित रूप से जानता था कि प्रोफेसर बाय केवल बातों के जाल बुन रहे हैं। जब ये साहित्य के धुरंधर गप मारना शुरू करते हैं तो वे आपको इस हद तक भ्रमित कर सकते हैं कि आपको दिशाओं का भान न रहे।
उनका हर वाक्य इतना सटीक और प्रमाणों से लैस होता है कि आप उनके खंडन का कोई कारण नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने आपसे कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं और आप उनसे बहस नहीं जीत सकते। हाँ, कुछ गर्ममिजाज लोगों को छोड़कर जिन्हें बीच में कूदकर हंगामा करना पसंद है। लेकिन रोहित स्पष्ट रूप से समझ रहा था कि इस वाक्पटुता का असली उद्देश्य सच्चाई के एक हिस्से को ढकना था, ताकि लोग हिंसक आत्माओं के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार कर सकें और साथ ही पूरी तरह निराश न हों। यह आम लोगों के लिए फायदेमंद था और वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता के लिए भी। इसलिए रोहित इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा था कि मुख्यालय द्वारा व्याख्यान देने के लिए लाए गए प्रोफेसर बाई ने सभी को समझाने के लिए किस तरह की कहानी तैयार की है। शायद मेरे विचार बहुमत द्वारा स्वीकार न किए जाएं, जो कि सामान्य है। केवल कहानियों और अतीत के उदाहरणों का हवाला देकर लोगों को मनाना पर्याप्त नहीं है। कृपया इस तस्वीर को देखें। प्रोफेसर बाई ने व्याख्यान जारी रखा और कुछ समय बाद लेक्चर टेबल के पास लगा प्रोजेक्टर चालू किया और कुछ तैयार चित्र प्रदर्शित किए। तस्वीरों में विदेशी फिरौन के प्राचीन ताबूत दिखाए गए थे। जब आप इन फिरौन के सोने के ताबूतों को देखते हैं तो क्या आपके मन में कुछ आता है? प्रोफेसर बाई ने कहा, एक ताबूत को सोने से बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष पिरामिड के निर्माण की क्या आवश्यकता थी? ये प्राचीन राजाओं के लिए भव्य कब्रें बनाने का रिवाज हो सकता है, लेकिन एक विशेष कोण से देखें तो शायद उन्होंने इन कब्रों और सोने के ताबूतों को केवल सांस्कृतिक दफन परंपरा के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया था, हिंसक आत्माओं को कैद करने के लिए। श्रोताओं में से पुनीत नाम के एक छात्र ने गंभीर स्वर में पूछा। प्रोफेसर बाई हंसे, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करूंगा। जहां रोहित व्याख्यान सुन रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण आधार से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक विशेष अनुसंधान केंद्र रिसर्च फैसिलिटी था। ये केंद्र विशेष रूप से अरूप गुप्ता के लिए बनाया गया था। रोहित के साथ पिछली बातचीत ने अरूप गुप्ता को अपना लक्ष्य पाने में तो मदद नहीं की, लेकिन भविष्य के शोध की दिशा तय करने में मदद जरूर की। हालांकि उसने घोस्ट कॉफिन, भूतिया ताबूत का उपयोग करके हिंसक आत्माएं बनाने का प्रयास छोड़ दिया था, लेकिन जिस नई दिशा पर वह काम कर रहा था वह अभी भी बहुत व्यावहारिक थी और प्रयोग पहले ही सफल हो चुका था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अरूप गुप्ता ने सफलतापूर्वक एक ताबूत की कील तो बना ली थी, लेकिन वह अभी भी पूर्ण नहीं थी, उसमें खामियां थीं। ये स्वीकार्य नहीं था, उसे और बेहतर करना था, इसलिए उसे स्रोत से शुरुआत करनी थी। मानव त्वचा का चर्मपत्र अरूप गुप्ता का मुख्य लक्ष्य था। वह एक ऐसी वस्तु थी जिसे बहुत सारी जानकारी होने का संदेह था। अनुसंधान केंद्र में प्रवेश करने के बाद अरूप गुप्ता अपने कार्यक्षेत्र में गया। घोस्ट कॉफिन का प्रयोग विफल हो चुका है। आइए इस चीज को सील कर दें। इसका संभावित खतरा बहुत अधिक है। अरूप गुप्ता एक विशेष सुनहरे कांच के सामने खड़ा होकर बोला। उसके सामने एक छोटे से कमरे में एक ताबूत रखा था। पुराना लकड़ी का ताबूत जिस पर लाल रंग लगा था, धुंधली रोशनी में बेहद डरावना और आकर्षक लग रहा था। भारी ताबूत के ढक्कन के नीचे कोई लाश नहीं थी, फिर भी उससे निकलने वाली अनुभूति अत्यंत उदास और बेचैन करने वाली थी, जैसे अंदर कुछ पनप रहा हो। यह एक अज्ञात आतंक था। मैं तुरंत संबंधित कर्मियों को इस ताबूत को हटाने का निर्देश दूंगा, पास खड़े ली जुन ने कहा। उसे ताबूत की उतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर जब तक ढक्कन बंद रहता था कोई अलौकिक घटना नहीं होती थी। रुको, अरूप गुप्ता अचानक ताबूत को देखते हुए ठिठका। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? ली जुन ने पूछा। अरूप गुप्ता ने गंभीरता से उत्तर दिया, ढक्कन की स्थिति सही नहीं है। घोस्ट कॉफिन खोला गया है। क्या? ली जुन का चेहरा ये सुनकर बुरी तरह बदल गया। यह असंभव है, हर कोई इस चीज के जोखिम को जानता है, इसे कौन छुएगा? शायद इसे बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खोला गया है, अरूप गुप्ता ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मैंने पहले अनुमान लगाया था कि यदि घोस्ट कॉफिन एक भूत को पालने के लिए है, तो क्या होगा जब वह भूत पूरी तरह विकसित हो जाए? क्या वह ताबूत के अंदर ही रहेगा? लेकिन क्या उस भूत को ताबूत की कील में नहीं बदल दिया गया था? ली जुन के चेहरे पर अचानक आतंक छा गया। रुको, वह हिंसक भूत वाला असफल प्रयोग। तुरंत वह पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अलार्म बजाओ, लैब को तुरंत खाली करो। वह कहाँ है? अगर ताबूत खुला है तो वह चीज़ कहाँ है? ली जुन ने घबरा कर पूछा। जहाँ ताबूत रखा है वहाँ किसी अलौकिक उपस्थिति का कोई संकेत नहीं है। अरूप गुप्ता की नज़र धीरे से प्रयोगशाला के पिछले हिस्से की ओर गई। ली जुन ने उसकी हरकत को नोटिस किया और तुरंत उसे समझ आ गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। प्रयोगशाला एकदम शांत थी। उसने खाली करने और अलार्म बजाने का आदेश दिया था, फिर भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, भूत प्रयोगशाला के अंदर ही था। लानत है, ली जुन ने गाली दी और अरूप गुप्ता को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय प्रयोगशाला के कई कर्मचारी स्थिर खड़े हो गए। उनके सिर धीरे से ली जुन और अरूप गुप्ता की ओर झुक गए। उनकी आंखें निर्जीव और फीकी थीं, जैसे वे बहुत पहले ही मर चुके हों। आसपास की रोशनी तेज थी, फिर भी वातावरण दमघोंटू और डरावना लग रहा था।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ली जुन ने जल्दी से एक लाल भूतिया मोमबत्ती गोस्ट कैंडल निकाली और उसे जला दिया, फिर अरूप गुप्ता को लेकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही मोमबत्ती जली, एक भयावह हरी लौ तेजी से भभकने लगी और ली जुन के हाथ में मौजूद मोमबत्ती अविश्वसनीय दर से पिघलने लगी। मात्र 5 सेकंड में आधी मोमबत्ती जलकर खत्म हो गई। हम बाहर नहीं निकल सकते, ली जुन। लैब को सील कर दो। लैब के सुरक्षा स्तर के साथ भूत केवल मेरे कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। इसके अलावा यह मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही इसके परिणाम भुगतने चाहिए, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा, जैसे वह आने वाली स्थिति के लिए तैयार हो। नहीं, हम गोस्ट डोमेन का उपयोग करके बाहर निकल सकते हैं, ली जुन ने पसीने से तरबतर होते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने उत्तर दिया, यदि तुम घोस्ट डोमेन का उपयोग करके निकल सकते हो तो वह चीज़ भी निकल सकती है। मैं उस चीज़ के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अध्याय 439 अंधेरे का अचानक आगमन। प्रशिक्षण आधार ट्रेनिंग बेस का कार्यक्रम बहुत सख्त था। रोहित ने अभी अभी प्रोफेसर बाई का व्याख्यान सुना ही था कि एक प्रशिक्षक उसे शूटिंग रेंज में हथियारों के अभ्यास के लिए ले गया। वहाँ उसे आग्नेयास्त्रों और कुछ बुनियादी हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाना था। उनसे महारत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका उपयोग जानना जरूरी था। आखिर कई लोगों ने जीवन में कभी बंदूक नहीं छुई थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात होने के बाद उन सभी को हथियार जारी किए जाने थे, इसलिए यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण था। शाम तक कुछ लोग पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन ये तो बस पहला दिन था। कल का कार्यक्रम भी इतना ही व्यस्त होने वाला था। रोहित के लिए यह प्रशिक्षण उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन नए लोगों के लिए यह जीवनदायी था, जो एक साधारण व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोस्ट हैंडलर में बदल रहा था। रोहित, क्या तुम आराम नहीं करोगे? अनिल ने देखा कि रोहित शूटिंग रेंज पर एक हाथ से पिस्तौल चला रहा था और यंत्रवत तरीके से उसे रिलोड कर रहा था। गोलियों की आवाज़ के साथ उसका हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहा था और सारी गोलियां निशाने के ठीक बीच में लग रही थीं। जब मैं यहाँ हूँ ही तो इसका पूरा लाभ उठाना बेहतर है। आराम तो कभी भी किया जा सकता है। रोहित ने पास रखे गोलियों के 2 बक्सों पर नज़र डाली। मेरा इरादा सुबह तक पिस्तौल चलाने का है। क्या तुम साथ दोगे? मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये प्रशिक्षण अलौकिक घटनाओं को संभालने में ज़्यादा काम नहीं आता। मैं तो प्रोफेसर बाई की थ्योरी के बारे में सोच रहा हूँ, अनिल ने अपनी बंदूक नीचे रखते हुए कहा। रोहित ने उत्तर दिया, सच में वह एक दिलचस्प थ्योरी है। मुझे लगता है कि इसे सही समय पर बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस भयानक दुनिया में हम जैसे लोगों की क्या भूमिका होगी, या हम उस समय को देखने के लिए जीवित भी रहेंगे या नहीं। तुम अपनी वर्तमान स्थिति में कब तक जीवित रह पाओगे? अचानक रोहित रुका और उसकी ओर देखा। अनिल कुछ देर मौन रहा और फिर बोला, अगर मैं दूसरे भूत को नियंत्रित नहीं कर पाया तो शायद 2 महीने से ज़्यादा नहीं। सौभाग्य से मुख्यालय मुझे दूसरे भूत को नियंत्रित करने की कोशिश करने का मौका देने के लिए सहमत हो गया है। यह एक जुआ है, रोहित ने कहा, क्योंकि 2 भूतों को नियंत्रित करने की सफलता दर केवल 50% के आसपास थी। यदि प्रयास विफल रहा तो भूत का पुनरुत्थान निश्चित था। अनिल के जाने के बाद रोहित अभ्यास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। भले ही वह लगातार निशाना लगा रहा था, लेकिन उसके विचार कहीं और थे। उसकी अपनी स्थिति भी गंभीर थी। वह पहले से ही 2 भूतों को नियंत्रित कर रहा था, जिसमें से एक क्रैश हो चुका था। उसे सिरविहीन भूतिया साय के प्रभाव को रोकना था और घोस्ट आय के पुनरुत्थान को दबाना था। अरूप गुप्ता की बात सही है। जब से मैंने चर्मपत्र का तरीका अपनाया है, मैं एक जाल में फंसता जा रहा हूँ। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। पिस्तौल की चमक उसके दिल के बोझ को कम नहीं कर पा रही थी। चर्मपत्र की योजनाओं पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता था, खासकर सुनीता वाली घटना के बाद। चर्मपत्र या अरूप गुप्ता से कोई उम्मीद नहीं है तो अब केवल घोस्ट कैबिनेट ही विकल्प बचता है, उसने नई मैगजीन डालते हुए सोचा। लेकिन मेरा सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। कैबिनेट चाहता है कि मैं उस सूखी लाश वाली दुल्हन को ढूंढूं। पिछली बार उस डरावनी बस से उतरने के बाद वह कहाँ गई, किसी को नहीं पता। रोहित ने सोचा कि वह चर्मपत्र से दुल्हन का स्थान पूछेगा और उस जानकारी का उपयोग करके घोस्ट कैबिनेट की शर्त पूरी करेगा। फिर वह कैबिनेट से अपनी घोस्ट आय की समस्या हल करने को कहेगा। नहीं, ये भी जोखिम भरा है। कैबिनेट से सीधे समाधान मांगने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, उसने खुद को रोका। सबसे अच्छा तरीका यह है कि चर्मपत्र से जीवित रहने की रणनीति लिखवाऊं और फिर उसे घोस्ट कैबिनेट को संशोधन के लिए दे दूं। इस तरह चर्मपत्र के जाल पकड़े जा सकते हैं और कैबिनेट की कीमत भी कम होगी। यह विचार आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। इन भूतिया चीज़ों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना ही सबसे बुद्धिमानी थी। उसने अपने सामान से वह सुनहरा बक्सा निकाला जिसमें मानव त्वचा का चर्मपत्र बंद था। जैसे ही उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, प्रशिक्षण आधार के बाहर एक रहस्यमयी और डरावना अंधेरा चुपचाप रेंगने लगा। सबसे पहले गार्ड हाउस की लाइटें बुझीं, फिर आसपास की इमारतें सन्नाटे में डूब गईं।
शूटिंग रेंज की सरचलाई धुंधली पड़ गई और वातावरण रहस्यमयी रूप से ठंडा हो गया। रोहित का ध्यान अपने हाथ में मौजूद चर्मपत्र पर था। उस पर हमेशा की तरह वाक्य उभरने लगा, मेरा नाम रोहित है और जब तक आप इसे पढ़ेंगे मैं मर चुका हूं। लेकिन इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, वह गायब हो गया और उसकी जगह चर्मपत्र पर एक बड़ा और अशुभ अक्षर उभर आया। भूत। रोहित की भौहें तन गईं। उसे अपने शरीर के भीतर घोस्ट टाइप में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। यह एक बहुत बुरा संकेत था। या तो उसकी घोस्ट टाइप पुनर्जीवित होने वाली थी या फिर आसपास कुछ बहुत भयानक घटित हो रहा था। अध्याय 440 अचानक झपट्टा। जे शहर की एक गगनचुंबी इमारत की छत पर धुंधले आसमान के ऊपर एक अजीब सी नीली हरी चमक छाई हुई थी। अचानक उस खाली छत पर दो लोग कहीं से प्रकट हुए। वे भूतों की तरह खामोश और रहस्यमयी तरीके से आए, एक ऐसी अलौकिक घटना जिसे सामान्य बुद्धि से समझाना असंभव था। सफ़ेद लैब कोट पहने एक युवक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास खड़ा लगभग 30 साल का व्यक्ति अब पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और शरीर कांप रहा था। तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था, अरूप गुप्ता ने खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए तीखी नज़रों से ली जुन की ओर देखकर कहा। ली जुन उसे ज़बरदस्ती प्रयोगशाला से बाहर निकाल लाया था, लेकिन अरूप गुप्ता ने खुद को लैब में ही मरने के लिए तैयार कर लिया था। यह ऊपर से आदेश था, प्रोफेसर अरूप गुप्ता। प्रयोगशाला से कहीं ज्यादा आपकी प्राथमिकता है, ली जुन ने हौंफते हुए कहा और जमीन पर ढह गया। अरूप को बचाने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी। वह फैसला गलत था। ये सिर्फ एक लैब की बात नहीं है, मैंने जिसे पाला है उसकी भयावहता को मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। प्रयोग विफल होने के बाद मैंने गोस्ट कॉफिन को स्थायी रूप से सील करने और उस ताबूत और भूत को हमेशा के लिए दफनाने के बारे में सोचा था। अरूप गुप्ता ने अचानक ली जुन का कॉलर पकड़ा और दहाड़ा। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे अक्षम महसूस कराता है। क्या तुम जानते हो, मेरे जीवित रहने का मतलब है कि और भी लोग मरेंगे। मैं जीवन के मूल्य को तौलना पसंद करता हूँ, कुछ की बलि देकर कईयों को बचाना ही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इस बार तुमने मेरे उस विश्वास को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अगर मैं जीवित हूँ तो उन लोगों का क्या जिन्हें मैंने पहले मरने दिया, और उनका क्या जिन्हें मैं बचा सकता था पर नहीं बचाया। अरूप बुरी तरह विचलित था, उसे अपने बचने पर अपराधबोध महसूस हो रहा था। बलिदान अभी के लिए है, लेकिन हमें भविष्य जीतना होगा और उस भविष्य में आपकी ज़रूरत है, प्रोफेसर अरूप गुप्ता। ली जुन ने कॉलर पकड़े जाने के बावजूद शांति से कहा, ऊपर का फैसला गलत नहीं था। वह आखिर में सिर्फ एक भूत ही तो है। भले ही इसे एस लेवल की अलौकिक घटना घोषित किया जाए तो क्या? दुनिया भर में कम से कम 5 एस लेवल की घटनाएं हुई हैं और उनमें से अधिकांश को सुलझा लिया गया है। आपके शोध ने हमें भविष्य की उम्मीद दी है। बकवास। अगर प्रयोग सफल होना इतना आसान होता तो अब तक हो चुका होता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ? मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, अरूप गुप्ता ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी घबराहट उस अज्ञात भूत से नहीं बल्कि अपने टूटे हुए सिद्धांतों से थी। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, आपको शांत होना चाहिए। अब ये चर्चा करने का समय नहीं है, बल्कि यह सोचने का है कि आगे क्या करना है। मुझे एक बात का संदेह है, ली जुन ने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा। जब हम लैब में थे, घोस्ट कॉफिन खुल चुका था। यदि वह भूत पूरी तरह विकसित होकर बाहर आया था तो उसे उसी कमरे में होना चाहिए था, क्योंकि वह कमरा विशेष रूप से सील था। लेकिन वह आपके कार्य क्षेत्र वर्क एरिया में प्रकट हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? अरूप ने उसे घूर कर देखा। हो सकता है कि भूत का छूटना आपकी गलती न हो प्रोफेसर, बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर आज़ाद किया हो, ली जुन ने शांति से विश्लेषण किया। अरूप गुप्ता ने छत से लैब की दिशा में देखते हुए कहा, अब यह मायने नहीं रखता कि उसे किसी ने छोड़ा या वह खुद निकला। वह लैब से निकल चुका है। वह हमारे पीछे जयपुर शहर नहीं आएगा, वह अपनी गति के अनुसार चलेगा। वह लैब के पास ही होगा या शायद उसने मारना शुरू कर दिया होगा। लैब के सबसे नज़दीक कौन सी जगह है? ली जुन ने पूछा। अरूप ने तुरंत उत्तर दिया, प्रशिक्षण आधार। अरूप की नज़रें टिकी रहीं। प्रशिक्षण आधार में घोस्ट हैंडलर्स का समूह है, जिनमें से कुछ पुनरुत्थान के करीब हैं। अगर उस जगह पर हमला हुआ तो यह एक भयानक स्नोबॉल इफेक्ट, तेजी से बढ़ती आपदा शुरू कर देगा। मुख्यालय को सूचित करो, प्रशिक्षण आधार पर सभी को भागने के लिए कहो। जो बच सके उसे बचाओ और एक आपातकालीन बैठक बुलाओ। सभी टीम लीडर, उम्मीदवार और नामांकनकर्ता उपस्थित होने चाहिए। मैं खुद बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इस बीच प्रशिक्षण आधार की शूटिंग रेंज में रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अरूप और ली जुन लैब से भाग चुके हैं और उन्होंने अनजाने में एक अज्ञात स्तर का भूत आज़ाद कर दिया है। वह अपने हाथ में मौजूद मानव त्वचा के चर्मपत्र को घूर रहा था। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में पूरी जगह बस एक शब्द लिखा था, भूत। रोहित की घोस्ट आई की बेचैनी अचानक बढ़ गई। उसने सिर उठाकर देखा, पूरी शूटिंग रेंज घने अंधेरे में डूब चुकी थी।
नहीं, ये बिजली का जाना नहीं है। रोहित ने देखा कि पास की सर्चलाइट्स बहुत धीमी, पीली और धुंधली रोशनी दे रही थीं, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगी। ये दृश्य उसे हुआंगगांग गांव की याद दिला रहा था, जहां घोस्ट कॉफिन का भूत बाहर आया था। तभी चर्मपत्र पकड़े हुए उसके हाथ को एक झटके का एहसास हुआ। कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने नीचे देखा। न जाने कब चर्मपत्र के दूसरे कोने पर एक और जोड़ी हाथ प्रकट हो गए थे, ठंडे, सख्त और अकड़े हुए। वे चर्मपत्र को जोर से अपनी ओर खींच रहे थे, उसे रोहित के हाथों से छीनने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 441 अचानक झपट्टा। जयपुर शहर की एक गगनचुंबी इमारत की छत पर धुंधले आसमान के ऊपर एक अजीब सी नीली हरी चमक छाई हुई थी। अचानक उस खाली प्लेटफॉर्म पर दो लोग कहीं से प्रकट हुए। वे भूतों की तरह खामोश और रहस्यमयी तरीके से आए, एक ऐसी अलौकिक घटना जिसे सामान्य तर्क से समझाना असंभव था। सफ़ेद लैब कोट पहने एक युवक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास खड़ा लगभग 30 साल का व्यक्ति ली जुन अब पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और शरीर कांप रहा था, जैसे वह किसी असहनीय दर्द को सह रहा हो। तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था, अरूप गुप्ता ने खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। उसकी आंखें ली जुन पर टिकी थीं। ली जुन उसे जबरदस्ती प्रयोगशाला से बाहर निकाल लाया था, लेकिन अरूप खुद को लैब में ही मरने के लिए तैयार कर चुका था। यह ऊपर से आदेश था, प्रोफेसर अरूप गुप्ता। प्रयोगशाला से कहीं ज्यादा आपकी प्राथमिकता है, ली जुन ने हौंफते हुए कहा और जमीन पर ढह गया। अरूप को बचाने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी। वह फैसला गलत था। ये सिर्फ एक लैब की बात नहीं है, मैंने जिसे पाला है उसकी भयावहता को मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। प्रयोग विफल होने के बाद मैंने घोस्ट कॉफिन को स्थायी रूप से सील करने और उस ताबूत और भूत को हमेशा के लिए दफनाने के बारे में सोचा था। अरूप गुप्ता ने अचानक ली जुन का कॉलर पकड़ा और दहाड़ा। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे अक्षम महसूस कराता है। मेरे जीवित रहने का मतलब है कि और भी लोग मरेंगे। मैं बलिदान में विश्वास रखता हूँ, कुछ की बलि देकर कईयों को बचाना। लेकिन इस बार तुमने मेरे उस विश्वास को नष्ट कर दिया है। अगर मैं जीवित हूँ तो उन लोगों का क्या जिन्हें मैंने मरने दिया। अरूप बुरी तरह विचलित था, उसे अपने बचने पर अपराधबोध महसूस हो रहा था। बलिदान अभी के लिए है, लेकिन हमें भविष्य जीतना होगा और उस भविष्य में आपकी जरूरत है, ली जुन ने गंभीरता से कहा। वह आखिर में सिर्फ एक भूत ही तो है। दुनिया भर में कम से कम 5 लेवल की घटनाएं हुई हैं और अधिकांश सुलझा ली गई हैं। आपके शोध के बिना मुख्यालय की योजना सफल नहीं होगी। ये भविष्य है। बकवास। अगर प्रयोग इतना आसान होता तो अब तक सफल हो चुका होता, अरूप गुप्ता ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी घबराहट उस भूत से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के टूटने से थी। प्रोफेसर, आपको शांत होना चाहिए। अब ये सोचने का समय है कि आगे क्या करना है, ली जुन ने खड़े होते हुए कहा। मुझे एक बात का संदेह है। जब हम लैब में थे, घोस्ट कॉफिन खुल चुका था। यदि वह भूत बाहर आया था तो उसे उसी विशेष कमरे में होना चाहिए था, लेकिन वह आपके कार्यक्षेत्र वर्क एरिया में प्रकट हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? अरूप ने उसे घूर कर देखा। हो सकता है कि भूत का छूटना आपकी गलती न हो, बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर आज़ाद किया हो, ली जुन ने शांति से विश्लेषण किया। अरूप गुप्ता ने कहा, अब यह मायने नहीं रखता। वह लैब से निकल चुका है। वह हमारे पीछे जयपुर शहर नहीं आएगा, लेकिन वह जहां भी जाएगा मारना शुरू कर देगा। उसने लैब की दिशा में देखा। लैब के सबसे नज़दीक कौन सी जगह है? ली जुन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रशिक्षण आधार। तो संभावना है कि वह वहां घुस चुका है। अरूप की आंखें टिमटिमाईं। प्रशिक्षण आधार में कई घोस्ट हैंडलर्स हैं, जिनमें से कुछ पुनरुत्थान के करीब हैं। अगर वहां हमला हुआ तो यह एक भयानक आपदा, स्नोबॉल इफेक्ट बन जाएगी। मुख्यालय को सूचित करो, प्रशिक्षण आधार खाली कराओ और एक आपातकालीन बैठक बुलाओ। मैं खुद उसकी अध्यक्षता करूंगा। उसी समय प्रशिक्षण आधार की शूटिंग रेंज में रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अरूप और ली जुन लैब से भाग चुके हैं और उन्होंने अनजाने में एक अज्ञात स्तर का भूत आज़ाद कर दिया है। वह अपने हाथ में मौजूद मानव त्वचा के चर्मपत्र को देख रहा था। चर्मपत्र पर टेढ़े मेढ़े काले अक्षरों में बस एक शब्द लिखा था, भूत। रोहित की घोस्ट आई की बेचैनी अचानक बढ़ गई। उसने सिर उठाकर देखा, पूरी शूटिंग रेंज घने अंधेरे में डूब चुकी थी। नहीं, ये बिजली का जाना नहीं है। रोहित ने देखा कि सर्चलाइट्स बहुत धीमी और पीली पड़ चुकी थीं, जैसे बुझने वाली हों। ये दृश्य उसे हुआंगगांग गांव की याद दिला रहा था, जहां घोस्ट कॉफिन का भूत पहली बार बाहर आया था। तभी चर्मपत्र पकड़े हुए उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा। चर्मपत्र उसके हाथों से फिसलने वाला था। रोहित ने नीचे देखा। न जाने कब चर्मपत्र के दूसरे कोने पर एक और जोड़ी हाथ प्रकट हो गए थे। वे हाथ ठंडे, सख्त और मरे हुए इंसानों जैसे थे। वे चर्मपत्र को जोर से अपनी ओर खींच रहे थे, जैसे उसे रोहित से छीनना चाहते हों। अध्याय 442 हमले का सामना।
मानव त्वचा के चर्मपत्र ह्यूमन स्किन पार्चमेंट पर प्रकट हुए हाथों की उस अतिरिक्त जोड़ी को देखकर रोहित का पूरा शरीर तन गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक अज्ञात से हरन दौड़ गई। भूत? क्या वे पहले से ही उसके आसपास छिपे थे? उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसकी सतर्कता कम हो गई थी। प्रशिक्षण आधार के सुरक्षित वातावरण और अपने विचारों में खोए होने के कारण उसने आसपास के बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। यदि यह उसके पिछले किसी अलौकिक मुठभेड़ के दौरान हुआ होता तो शायद वह अब तक मारा जा चुका होता। क्या ये चर्मपत्र छीनना चाहता है? अंधेरे से निकले उन हाथों का इरादा बिल्कुल साफ था। यदि रोहित में अपनी ताकत न होती तो वे हाथ पलक झपकते ही चर्मपत्र छीन ले जाते। और अभी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। वे सख्त हाथ चर्मपत्र को अविश्वसनीय ताकत से जकड़े हुए थे। वे हाथ घने अंधेरे के एक पैच से निकल रहे थे जहां केवल 2 बाहें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनका स्रोत नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी घोस्ट आई सक्रिय कर दी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। रोहित का घोस्ट डोमेन फैलने के बजाय उसके शरीर के आसपास केवल 10 सेंटीमीटर के दायरे में दबकर रह गया। वह लाल चमक एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी जिसे अंधेरा किसी भी पल बुझा सकता था। एक ही परत में घोस्ट डोमेन पूरी तरह दबा दिया गया। यह आखिर चीज क्या है? रोहित के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। एक अज्ञात भूत के इतने करीब होने और अपनी शक्तियों के दबने का मतलब था निश्चित पतन। घोस्ट शैडो का उपयोग करो। चूंकि घोस्ट डोमेन काम नहीं कर रहा था, रोहित ने अपने पैरों के नीचे से उस लंबे सिरविहीन भूतिया साए को जगाया। वह साया अंधेरे में किसी लाश की तरह खड़ा हुआ और उसने उन सख्त हाथों को पकड़ लिया जो चर्मपत्र खींच रहे थे। साए ने उन बाहों को शरीर से अलग करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे हाथ टस से मज नहीं हुए। ये कैसे संभव है? रोहित सन रह गया। उसकी घोस्ट आई को दबाना और घोस्ट शैडो के हमले को झेल लेना सिर्फ मरे हुए हाथों की एक जोड़ी के लिए ये लगभग असंभव था। अगर इन हाथों ने चर्मपत्र के बजाय सीधे रोहित पर हमला किया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। धीरे धीरे रोहित को चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। उसका शरीर भूतों के सहारे ही टिका था। यदि उसे उसके भूतों से अलग किया जाता तो वह तुरंत मर जाता। उसे लगा जैसे उसकी शक्तियां उससे जबरन खींची जा रही हों। मैं इसे दबा नहीं सकता। अगर यह गतिरोध जारी रहा तो मैं मारा जाऊंगा। रोहित के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक पल के लिए चर्मपत्र छोड़ने और भागने का सोचा, क्योंकि हाथ केवल कागज को निशाना बना रहे थे। लेकिन चर्मपत्र के बिना उसके अपने भूतों के पुनरुत्थान का कोई समाधान नहीं था। नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा। रोहित ने दांत भींचे, अपना एक हाथ छोड़ा और कलाई से बंधी पुरानी घास की रस्सी खोल दी। जैसे ही वह रस्सी रोहित के हाथ से छूटी, वह सक्रिय हो गई। उस पुरानी पुआल की रस्सी ने उन बाहों को चारों ओर से लपेट लिया और अंधेरे में गहराई तक धंस गई, जैसे वह किसी भूत को फांसी पर लटकाना चाहती हो। ये काम कर रहा है। उन सख्त हथेलियों की पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में घोस्ट रस्सी ने उस भूत के स्रोत को ऊपर खींच लिया हो, जिससे हाथों की ताकत कम हो गई। अंततः उन हाथों ने चर्मपत्र छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गए, चर्मपत्र पर उंगलियों के 10 स्पष्ट निशान छोड़ते हुए। आसपास का अंधेरा तेजी से छंटने लगा। सर्चलाइट्स की रोशनी वापस लौट आए। वह अनहोनी उस क्षेत्र से जा रही थी। लेकिन रोहित को एक नुकसान हुआ। उस अज्ञात शक्ति या भूत ने रोहित की घोस्ट रस्सी अपने साथ ले ली थी। ये कैसा मजाक है? क्या किसी का भूत जाग गया है या अरूप गुप्ता ने ये जानबूझकर किया है? रोहित का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे लगा कि अरूप गुप्ता चर्मपत्र पाने के लिए ये सब कर रहा है। आटिल्ड। तभी पास के अंधेरे से एक हताश और डरावनी चीख गूंजी। वह प्रशिक्षण आधार के छात्रावास की दिशा से आई थी, जहां अन्य घोस्ट मास्टर आराम कर रहे थे। रोहित समझ गया कि वह गलत था। यह अरूप गुप्ता का कोई आदमी नहीं था। यदि वह होता तो केवल रोहित पर हमला करता। यह एक असली भूत था जो पूरे बेस पर हमला कर रहा था। तभी उसके सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। पूनम की घबराई हुई आवाज आई, रोहित, प्रशिक्षण आधार खतरे में है। तुरंत भागो, एक भूत वहां घुस चुका है। सुनिश्चित करो कि तुम सुरक्षित हो, मरने की हिम्मत मत करना। रोहित का खून ठंडा पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह पहला किस्मत वाला व्यक्ति था जिस पर हमला हुआ। बाकी लोगों के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी थी।